हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th की और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो हमें केमिकल बॉन्डिंग में हमें पढ़ना पड़ेगा कि इसके अंदर जो केमिकल बॉन्ड होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कि दो परमाणु आपस में कैसे बंधे होते हैं या आपस में कैसे जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो परस्पर एटम्स को बांधे रखने वाला जो फोर्स होता है, जो दो परस्पर एटम्स को बांधे रखने वाला जो फोर्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और ये केमिकल बॉन्ड दो टाइप का होता है। एक तो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाने वाला फोर्स, तथा एक होता है एटम्स के बीच में पाए जाने वाला फोर्स। यदि मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाने वाला फोर्स होगा तो उसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा जो एटम्स के बीच में पाए जाने वाला फोर्स होगा उसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। जैसे कि एक ए है और दूसरा ए है, इनके बीच में पाए जाने वाला फोर्स, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, क्या कहलाएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहलाएगा। अब इस प्रकार का बॉन्ड होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है और मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। ये किस प्रकार के बॉन्ड है? इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। इस प्रकार के बॉन्ड एटम्स के बीच में पाए जाते हैं। जबकि दूसरे प्रकार का बॉन्ड होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है। जैसे कि एक H2 का अणु है, दूसरे H2 के अणु के द्वारा जुड़ा होगा, तो इस प्रकार का जो बॉन्ड कहलाएगा वो कहलाएगा इंटर मॉलिक्यूलर, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाने वाला बॉन्ड, वो क्या कहलाएगा? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये दो प्रकार का होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है और वांडरवाल बॉन्ड है, ठीक है। ये दो प्रकार का है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल बॉन्ड। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड होता है कि दो परमाणुओं को, दो एटम्स को बांधे रखने वाला जो फोर्स होता है, ये फोर्स ही क्या कहलाता है? बॉन्ड कहलाता है। ये बॉन्ड दो प्रकार का होता है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड तथा इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर, अंतर समझना। एक तो होता है एटम्स के बीच में पाया जाने वाला फोर्स, उसको तो बोलते हैं इंट्रा, क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। जबकि मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाने वाला जो बॉन्ड होता है या फोर्स होता है, उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। क्या? इंटर मॉलिक्यूलर। ये इंटर मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होता है दो प्रकार का होता है। जैसे हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि उसको H बॉन्ड बोलते हैं, वांडरवाल बॉन्ड बोलते हैं। जबकि हम इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड की बात करते हैं, इस इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड को इंटर एटॉमिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके टाइप जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है। ये सब किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं? ये होते हैं आपके इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अब आखिर हम बात करते हैं कि आखिर बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, ठीक है। एक चीज़ और याद करना, जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, जबकि वांडरवाल बॉन्ड जो होता है सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि वांडरवाल बॉन्ड जो होता है सबसे वीकेस्ट, सबसे वीक बॉन्ड होता है। यानी आयनिक बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, जबकि वांडरवाल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। क्लियर है? इसके बाद में हम बात करते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन आखिर क्यों होता है। इसके बारे में दो कारण पढ़ेंगे हमने। कितने कारण पढ़ेंगे? दो। पहला कारण है जो सबसे सही है, ऑथेंटिक चीज़ है, सबसे सही है। पहला कारण है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि कोई स्थायित्व प्राप्ति के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोई आपसे पूछे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो आपको बताना कि स्थायित्व प्राप्ति के लिए। किसके लिए? स्थायित्व प्राप्ति के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक हाइड्रोजन का परमाणु दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु के साथ कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि बंध का निर्माण इसलिए होता है कि स्थायित्व प्राप्ति के लिए। अब स्थायित्व प्राप्ति कैसे होगा? जैसे एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एनर्जी जो रिलीज होगी
उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और ये बॉन्ड एनर्जी एक्सोथर्मिक होता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है किसी भी प्रोसेस के अंदर तो स्टेबिलिटी प्राप्त होता है, वो प्रोग्राम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसको अच्छे से समझते हैं ग्राफिक्स के द्वारा, जैसे इस ग्राफिक्स के द्वारा समझते हैं। जैसे जैसे एटम्स पास आते हैं तो एटम्स पास आएंगे तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी कि इस एटम्स का न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और इसी एटम का न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स के साथ साथ इनके बीच में जब दो परमाणु पास पास आते हैं तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स भी लगता है। रिपल्सिव फोर्स इस एटम के इलेक्ट्रॉन तथा इस एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस एटम के न्यूक्लियस और इस एटम के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी लगता है, ठीक है। जब ये दूर दूर थे तो इनके बीच की जो इन्हें दूर दूर थे, यानी ये एक क्या है, जब दूर दूर थे तो इनकी नाभ की एनर्जी क्या थी, जीरो थी। यहाँ पर एनर्जी क्या है, जीरो है ना, तो ये एनर्जी क्या है, जीरो थी। जैसे जैसे वो पास आते हैं तो इनकी आवाज़ आएंगे, पास कब आएंगे, जब अट्रैक्शन फोर्स का मान ज़्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स से। तो जो पास आएंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स तथा रिपल्सन फोर्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो जब अट्रैक्शन फोर्स तथा रिपल्सन फोर्स बराबर हो जाते हैं तब क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। एनर्जी का मान मिनिमम होता है, और जो एनर्जी गैप होता है ये, इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तथा जिस दूरी पर, जिस न्यूक्लियर दूरी पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, और इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये पूछ सकता है आपको, ये सबसे सही कारण होता है। इसके अलावा एक कारण होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी बंध का निर्माण इसलिए होता है कि जब बंध का निर्माण इसलिए होता है कि अष्टक अपूर्ण, यानी अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे। ये 8 इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से कर सकता है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कर सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से करता है तो उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ऑक्टेट रूल क्या था, सही नहीं था। अनेक स्टेबल कंपाउंड थे जिनमें ऑक्टेट रूल की पालना नहीं होती थी, ठीक है। जैसे अनेक स्टेबल कंपाउंड हैं जिनमें ऑक्टेट रूल की पालना नहीं होती है। जैसे कि कौन कौन से है, इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड होते हैं, यानी जिनके इनको अष्टक अपूर्ण यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट कंपाउंड बोलते हैं, जिनमें के वैलेंस इनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम है लेकिन फिर भी ये क्या है, स्टेबल होते हैं। जैसे BCl3 के ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 BCl के और 3 इसके 6, इसके कितने हैं, 4 ही हैं, इसके कितने हैं, 6 है, ठीक है। इस तरह से आप पता कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो बोरिक एसिड होता है इसमें भी कितने हैं, इसमें भी 6 हैं। अब हम बात करते हैं कि सुपर ऑक्टेट कंपाउंड जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, अष्टक नियम के अपवाद होते हैं। पहला हो गया इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड, दूसरा है सुपर ऑक्टेट कंपाउंड जिनमें के पास इनके अष्टक प्रसार वाले कंपाउंड या सुपर ऑक्टेट कंपाउंड बोलते हैं, जिनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो तो उनको बोलते हैं। जैसे कि PCl3 है तो उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 PCl के और 5 Cl के, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। इसी प्रकार 6 सल्फर के और 6 फ्लोरीन से आगे तो टोटल 12 हो गए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अष्टक नियम के या ऑक्टेट रूल के अपवाद है। इसके अलावा जो विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कंपाउंड जो होते हैं, जैसे NO है इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, NO2 है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 23 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद ClO2 है इसमें 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ये क्या होते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन कंपाउंड जो क्या होते हैं ऑक्टेट रूल के क्या होते हैं, अपवाद होते हैं।